आरएसएस का भी अस्तित्व इसीलिए है कि भाजपा सत्ता में है। जिस दिन सत्ता में नहीं रहेगी आरएसएस फिर वहीं पे रहेगी जहां पहले थी। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। जनमत की सियासत के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस हफ्ते राजनीति से लेकर वैश्विक व्यापार तक कई मुद्दे चर्चा में हैं। फ्री बीट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सख्त टिप्पणी और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द करने के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में एआई समिट और एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन और यूपी और असम की राजनीतिक हलचलों पर भी हम आज बात करेंगे। तो आज की चर्चा में हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश सिंह जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अमेरिका में, उससे क्या लगता है, ट्रेड डील में भारत फंस गया कुछ जल्दीबाजी करके? नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा अब वो तो पॉलिटिकल थोड़ा सा है कि जल्दीबाजी हो गया है। अभी इसका क्या नेचर होगा ये अभी बहुत क्लियर है नहीं। ट्रम्प उछल रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से करेंगे तो उनका भी तो अपने देश में काफ़ी इमेज वो होगा, डैमेज होगा। जहाँ तक अगर सुप्रीम कोर्ट के वहाँ का अगर आदेश चलता भी है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि तब अगर 10% पे पूरे वर्ल्ड में इक्वल, अब तो 15 कर दिया। 15 नहीं होगा, वो कह रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअली 13.5% होगा। नहीं, 15 पूरे देश दुनिया में कर दिया ना। हाँ, वो 10 वाले को 15 कर दिया। तो पूरे 15.5 अगर 15 कर दिया है ना, हाँ, तो भारत पे तो उसका 18.5 हो जाएगा। 3%। तो 18 से आपका आधा % ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि 3.5% और मोस्ट फेवर्ड नेशन में आपको पहले से लगता रहा है। इसमें सरकार के लिए आने वाले समय में फिर से नए सिरे से डील करनी होगी या दबाव रहेगा कि डील को फिर से बदलने का? नहीं, डील तो उस पे बस थोड़े चेंज करके अब साइन होगा, फाइनल जब हो जाए तब वो होता है। अभी कुछ संभावना है भारत को बार्गेन करने के लिए? नहीं, भारत को संभावना बार्गेन करने की भारत को नहीं है। जो होगा वहाँ के सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा। आपको बहुत ज़्यादा वो स्कोप नहीं है कि आप उन पे कोई प्रेशर डाल के कोई चेंज करवा लें। वो आपके पास मुझे नहीं लगता है कोई भी ऑप्शन है। जो भी इसमें चेंज होंगे नहीं होंगे वो सब अमेरिका के पॉलिटिक्स या उन जुडिशरी का के अंतर्गत ही होगा। क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति को इन दिनों ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। सारे मैटर वही केंद्र में रहते हैं। दिल्ली में इतना बड़ा एआई समिट हुआ, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे उस पर ज़्यादा हावी रहे। अब हमने कल बात की यहाँ बच्चों से बीसीए के, मतलब सब विषय की जानकारी, लेकिन दिल्ली में इतना बड़ा एआई का समिट हो रहा है। हाँ, ये थोड़ी सी गलती हुई। इतने बड़े जहाँ 100 देश के लोग आए और इतना बड़ा आपने वो किया, इसको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आपको पहले से सेमिनार उमिनार और सब जैसे और चीज़ों पे करते हैं। ये G20 वाला जैसे यहाँ हुए थे तो इसका पहले काफ़ी प्रचार हुआ था। एआई समिट में दुर्भाग्य से ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम था कि ये सब दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। अब इसमें कहीं तो चूक हुई है। अच्छा, विपक्ष का जो प्रदर्शन था वह भी विपक्ष की बड़ी चूक थी। उसे तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। कितने बड़े इवेंट में आप जाके वहाँ पे इस तरह का प्रदर्शन करें। प्रदर्शन तो बहुत लोग करते हैं, कोई ऐसा वो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए। तो उससे आपकी इमेज इंटरनेशनली तो आप भी है ना, पॉलिटिकल आपकी भी तो छवि खराब हो रही है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट हुआ, मतलब ये चौथा इवेंट था। इस हिसाब से न सत्ता पक्ष उसका कोई लाभ ले पाया, न हमको लगता अपोजिशन भी कोई लाभ नहीं, मतलब उस इतने बड़े आयोजन से। और लोगों जनता तक भी वो मैसेज कुछ ठीक से नहीं पहुंचा है। नहीं, जनता तक पहुंचाने में थोड़ा सा हो सकता है। एआई को तो पहले जनता बहुत समझ ही नहीं रही है। वही बात है। तो जब समझ नहीं रही है तो इसको टाइम लगेगा। तो इस पे कंटिन्यूअस एफर्ट होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप कर लिए तो हो गया। और इसका सफल है कि असफल है इसको आप अभी कह नहीं सकते हैं। अगर 100 देश के लोग आए हैं तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। एआई को पहले समझ लेना लोग। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। एआई को सीधे सोशल मीडिया से जोड़ दे रहे हैं।
सोशल मीडिया नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई XYZ कोई क्षेत्र नहीं है जहां AI आगे चल के रोल प्ले ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर एक बात कही, उसे आप कैसे देखते हैं? फ्री बीज का दो तरह से है। एक तो फ्री बीज का मतलब अगर PM के शब्दों में कहें तो रेवड़ी बांटना वाला हुआ, और दूसरा एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी चलता है। लेकिन जिस तरह से इधर कुछ सालों में जिस तरह से फ्री बीज का चलन हर स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज करने लगी हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इस सेंस में है कि वो पीछे का एकदम हिस्ट्री भी नहीं देखते हैं। उन्होंने ना लंका का देखा कि लंका तबाह हो गया, वेनेजुला का नहीं देखा, क्यूबा का नहीं देखा, और बहुत सी कंट्री हैं। जो स्टेट जो है ना, इनके डेप्थ बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार फ्री बीज देते जा रहे हैं। तो आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं कि मतलब कमाए नहीं, वर्क ना करे और खाना फ्री में खाता रहे? सबसे बड़ी बात है कि सरकारें 4 साल का कोई योजना नहीं बनाती हैं, वो लास्ट चुनाव के टाइम ही वो सारी सुविधाएं देती हैं और चुनाव के बाद धीरे धीरे वो बंद भी हो जाती है। इसमें क्या है कि कोई भी XYZ कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो इस उससे बची हो। लोकसभा के इलेक्शन में भी किसानों पे किया गया, इतना अनाउंस किया गया, वो सब उसी के हैं ना। अभी बिहार इलेक्शन में तो इसका जीता जागता उदाहरण हुआ। किस तरह अपने इलेक्शन कमीशन भी चुप रहा और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी 16,000 करोड़ रुपए स्टेट एक्सचेंजर से दे दिया, और उसका कौन लोड लेगा? कहीं तो उसका लोड आएगा ही ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप बिना किए हुए और जो है फ्री बीज बांटेंगे, इसका असर तो बहुत पड़ेगा। खासतौर से एकदम चुनाव के टाइम में और चुनाव के बीच में भी ये घटनाएं हुई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग भी चुप्पी। अब उससे जब वो हो गया, जब ऐसे स्टेट के इलेक्शन हैं जहाँ पे फ्री बीज का चलन थोड़ा पहले से चला आ सबसे रहा है, पहले वो तमिलनाडु वगैरह में। हाँ, तमिलनाडु में तो मुझे लगता है जयललिता उतना टीवी बांटने में, कुकर बांटने में, साड़ी बांटने में बहुत पहले से चला आ रहा है। अरे मंगलसूत्र तक बांटते रहे हैं। हाँ, और अब की तो उन्होंने हद ही कर दिया। 1,000 2,000 की जगह सीधे 5,000 पहले ही ले लो। अभी आप मतलब उधार वाला काम ही नहीं है, कोई प्रॉमिस वाला काम ही नहीं है, पहले ही कर लो। जो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी अभी आई सामने, उससे क्या अभी जैसे बंगाल और केरला यदि वो कुछ देना चाहेंगे चुनाव के पहले तो उनको दिक्कत आएगी? नहीं, प्रॉब्लम तो इसलिए नहीं आ रहा है आएगा क्योंकि ये सब जो है पहले से, अगर और जगह या तो नियम आप बना दीजिए, हार्ड नियम, तो फिर कोई ना कर पाए। लेकिन अब उस तरह का लेवल पे पहुँचे तब ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक मोहरा लग जाता है, बस हो जाता है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ रोक पाएंगे, और रोक पाए तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा, देश के हित में अच्छा है। वेलफेयर स्कीम यदि सरकार को देनी है तो पूरे 5 साल के लिए कोई योजना बनानी चाहिए कि हम ये सुविधा 5 साल या हाँ, पूरे लॉन्ग टर्म कोई प्लान बने, और वो जो प्लान जो भी बने वो फाइनेंस कमीशन और बजट में प्रावधान हो, इन सब का जो भी चीज़ है, जब बजट अब बजट में आयोग हो, उसका हो कि हम ये पैसा आएगा कहाँ से और तब कैसे देंगे। हाँ, साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, जो सुविधाएं जनता को देंगे वो चुनाव के टाइम बांट करके, और चुनाव वापस जीतने का जो आप यूपी में देख रहे हैं कि अगर अगले साल इलेक्शन है, अगर इस साल इलेक्शन होता तो अब तक 3 महीना 4 महीने का एडवांस खाद्यान्न लोगों को दे दिया जा चुका रहता है। अंतर ये हो जाता है कि आप कहते हैं कि 25 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से नीचे आ गए और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तब कहाँ गरीबी हट रही है? कितना आपका पॉपुलेशन, कितना अंश बच गया है जो कि मतलब खा पी रहा है? आज हम लोग असम चुनाव की भी चर्चा कर लें। असम में जिस तरह से कांग्रेस को थोड़ा झटका लगा कि उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा भाजपा के पास चले गए, और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी का दौरा हुआ, तो क्या लगता है कि असम भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है? नाक का सवाल दोनों के इमेज का तो है ही। भाजपा वहाँ रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग रही है हमेशा,
तो दोनों का सीधे डायरेक्ट फाइट है, तो नाक का सवाल तो हमेशा ही बना रहेगा कि कौन जीतता है, सत्ता का मेन सवाल है। प्रियंका जिस तरह से वहाँ दिखी, और वैसे मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा उसका। और असम में इनके पास कैंडिडेट भी हैं, और जो इनके ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर गोगोई के बेटे मेरे ख्याल वही फ्रंट पे हैं, वो भी है। तो हाँ, और इधर जो है ना, ये जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, ये अपने कार्ड को काफ़ी एज ए हार्ड लाइन हिंदुत्व के रूप में पेश कर चुके हैं, जबकि थे कांग्रेसी से आए थे, लेकिन अब इसको काट करके किस तरह से कांग्रेस अपना वो करती है, क्योंकि लेना तो इन्हें भी वहीं से है, हिंदू वोट मेजॉरिटी लेना है और प्लस माइनॉरिटी वोट आ जाना है। तो अब वो किस तरह कांग्रेस करती है, लेकिन मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग फाइट होगी। पिछले जैसा मुझे नहीं लगता है कि इस बार ईजिली भाजपा निकल पाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस जो है ना, काफ़ी ऐसे बेल्ट हैं असम में जहां कांग्रेस जो है अच्छा कर जाएगी और ओवरऑल भी अच्छा करेगी। मुझे नहीं लगता है, सीधी फाइट है ना, सीधी फाइट में तो संभावनाएं पूरी बनी रहती हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री जो हैं, जिस प्रकार से वो हार्ड लाइनर हैं और जैसे सिर्फ हिंदू वोटों को ही टारगेट कर रहे हैं, हाँ। तो उनकी इस हार्ड लाइन से मुकाबला आसान होगा कि वो और मुश्किल हो जाएगा? नहीं, अगर बहुत ज़्यादा हेमंता के ऊपर ये लोग जाते हैं, उसको जितना अवॉइड करेंगे, अपने पॉलिसीज़ पे ज़्यादा जाएंगे, तो इनके फ़ायदेमंद है। और दूसरा जो है रीजनल एरिया जो है ना, आसाम की रीजनल एरिया है, उस पर ये ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे अपोजिशन पार्टी, तो उनके लिए बेटर रहेगा। जैसे सिलचर उधर साइड वाला है, तो वो थोड़ा सा उस साइड से जुड़ा हुआ है। फिर इधर तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, ये सब जो एरिया है, ये और ये मेन लाइन जो गुवाहाटी वाला है, तो ये सब किस तरह से अपनी प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह के नेता लाते हैं, कैंडिडेट मतलब, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग फाइट है। यूपी की पॉलिटिक्स के बिना बात किए बिना बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अभी देखिए कल जो है अब मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बाल शोषण का मुकदमा दर्ज हो गया पास्को एक्ट में। और एक तरफ अभी 2-3 दिन पहले मोहन भागवत लखनऊ में थे और बताया जा रहा था कि जो शंकराचार्य के खिलाफ जो हमले हुए और उससे जो माहौल खिलाफ बन रहा है, उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल सरकार कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है, और उधर अपोजिशन लगातार इस मुद्दे पर हमला कर रहा है। अब कितना इनसाइड रूम जो टॉक हुआ आरएसएस चीफ का और चीफ मिनिस्टर का, अलग उन्होंने डिप्टी सीएम से भी बात की, अलग अलग वो उनसे भी। तो फिर उसमें कहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लोग प्राइम मिनिस्टर सीधे बनवाने लगे और सब चीज़ें हैं, लेकिन इस लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई चीज़ गई होगी। और सडनली पूरे चीज़ को, क्योंकि आरएसएस का भी अस्तित्व इसीलिए है कि भाजपा सत्ता में है। जिस दिन सत्ता में नहीं रहेगी, आरएसएस फिर वहीं पे रहेगी जहाँ पहले थी। जहाँ तक ये वाला आप क्वेश्चन किए हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद और सत्ता का जो चल रहा है खेल, इसमें दोनों साइड से पहल करके इसे रोकना चाहिए। ये दोनों के लिए और पूरे दोनों के इमेज के लिए खराब है, इनके लिए भी है। ये भी रोकना नहीं चाह रहे हैं, और ये रोकना नहीं चाह रहे हैं, ये आगे बढ़े जा रहे हैं और चिल्ला के बढ़ रहे हैं। एक संत की तरह इन्हें भी शांत रह के करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। और उधर तो पहले वो गलती कर ही चुके थे, लेकिन अब इनकी भी गलती हो रही है। इनको तो एक संत की तरह चुप ही रहना चाहिए ना, बार बार कुरेदेंगे तो कोई भी कुरेदेगा किसी को, तो वो जवाब देगा ही। सरकार और भाजपा कुछ कंफ्यूज भी है, वो निर्णय नहीं कर पा रही कि इस मैटर को कैसे टैकल किया जाए। जैसे अभी ब्रजेश पाठक का बयान चर्चा में था कि बटुकों की चोटी खींचना अपराध है और सजा मिलेगी, और तो ये अपने घर पे ही पूरी घर पे, हाँ, तो मतलब कुछ कंफ्यूज है भाई। एक तरफ योगी जी डंके की चोट पर ठीक करने में लगे हैं, पार्टी में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक
मैनेज करने में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन है। कंफ्यूज तो पूरे हैं, कंफ्यूज तो कई मुद्दों पे है, केवल और यही ये एक नुकसान भी मुद्दा करेगा आने वाले नहीं, चुनाव। नहीं, बहुत करेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन दूर ईयर है। हाँ दूर है अभी, लेकिन नुकसान तो करेगा ही। नुकसान तो इमेज धीरे धीरे खराब होती है ना, एकाएक तो कोई पॉलिटिकल में ऐसा नहीं है कि पूरा चैन बनते जाते हैं। इमेज भी खराब है, कार्यकर्ताओं में भी कन्फ्यूजन होगा कि हमको किस मुद्दे को डिफेंड करना है, किस पे जो है अग्रेसिव होना है। हाँ, जैसे अभी इन्हीं का देख लीजिए, जैसे अभी मुक्तेश्वर, जैसे ये शांत रहते हैं, ज़्यादा वो नहीं होते हैं, तो ये चैन बनते जाते हैं। दो चार और इनके फेवर वाले साधु संत आते जाते हैं, बहुत से नाराज रहते हैं। सत्ता ऐसा तो कोई भी सत्ता नहीं है ना जो सबको खुश कर सके, उसको भी एक सेलेक्टेड एरिया लोगों को ही पकड़ने पड़ते हैं। तो गेरुआ वस्त्र में भी वो सिलेक्टेड ही को पकड़ पाते हैं, ऐसा नहीं कि सब साधु संत को वो प्रभावित कर लें। तो एक सेक्शन तो धीरे धीरे पोलराइज होगा, गोलबंद होगा, तो वो तो नुकसान होगा ना। जनमत की सियासत के आज के एपिसोड में हमने इस हफ्ते की देश दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं पर चर्चा की और राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण करने की कोशिश की। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।